नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतर प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करेंगे। आप देख रहे होंगे भूगोल, जिसमें प्रैक्टिस सेट 17वां है। भारत की मिट्टियों के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। मिट्टियों के तत्पश्चात हम लोग देखेंगे भारत की कृषि के विषय में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। देखिए, हमारे देश का जो कहीं ना कहीं मिट्टी के विषय में विश्लेषण करता है, उसकी जानकारी देता है, उसमें आईसीएआर अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, तो इस संस्था के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्या इसमें 4 प्रकार होगा, 5 प्रकार होगा, 6 प्रकार होगा या फिर 8 प्रकार। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो 8 डी ऑप्शन को आपको बताना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। अब इसमें अगर हम मिट्टियों की विषय में बातचीत करें तो सबसे पहले देखिए जलोढ़ मिट्टी हो गई। इसके बाद काली मिट्टी को आप रख सकते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चौथे नंबर पर लैटराइट मिट्टी, लैटराइट देखिए हो गई। पांचवें नंबर पर डेल्टा मिट्टी कर लीजिए, डेल्टा मिट्टी। छठे नंबर पर पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। सातवें नंबर पर बातचीत करें तो मरुस्थली मिट्टी हो गई। मरुस्थली के बाद देखिए 8वें नंबर पर लवणीय मृदा, यानी लवणीय मिट्टी या खारी या नमकीन मिट्टी। 8 प्रकार की मिट्टियों के विषय में है आईसीएआर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा भारत में 8 प्रकार की मिट्टी को बताया गया। ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसमें 2 दिया है, 4 दिया है, 5 इसे 3 दिया है, 4 दिया है और इसके बाद 5 दिया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। तो इसमें देखिए आप लोगों को समझना है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से जो भारत में मिट्टियां हैं उनको समान रूप से 4 प्रकार से बांटा गया है। इसमें देखिए जलोढ़ खास तौर पे है, इसी प्रकार काली है, लाल मिट्टी है और लैटराइट मिट्टी। ये 4 मिट्टियों के विषय में यहाँ पर समान रूप से जिक्र किया गया है क्षेत्रीय आधार पर। तो इसलिए सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी लाल है, काली है, जलोढ़ है, लैटराइट है। यहाँ पर समझना है कि महत्वपूर्ण मिट्टी का क्या तात्पर्य है। तो महत्वपूर्ण मिट्टी का तात्पर्य यह है कि सबसे ज्यादा उत्पादन जो हमारे फूड ग्रेन्स का होता है वो किस मिट्टी में होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है जलोढ़ मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी के विषय में यहाँ पर बताना है। वैसे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के विषय में कहा जाता है कि ये देखिए, ध्यान दीजिए, जलोढ़ मिट्टी के विषय में थोड़ा समझिए। जलोढ़ मिट्टी सबसे पहली बात तो यह है कि सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बातचीत करें तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरे नंबर की बातचीत करें तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें समान रूप से सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, चाहे खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो या फिर जायद की फसल हो। ध्यान दीजिएगा, खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो या जायद की फसल हो, ये तीनों प्रकार की प्रमुख फसलों का उत्पादन इसमें होता है। जलोढ़ मिट्टी में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जलोढ़ मिट्टी के नए स्वरूप को क्या कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के नए स्वरूप को हम लोग खादर कहते हैं। इसी प्रकार पुराने स्वरूप को क्या कहते हैं, तो पुराने स्वरूप को हम लोग कहेंगे बांगर। क्या कहेंगे दोस्तों, बांगर कहेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो जलोढ़ मिट्टी की कछारी, याद रखिएगा, कछारी जो मिट्टी होती है इसी को तराई कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों? तराई कहते हैं। अगर मिट्टी में दोस्तों बालू की मात्रा और चीका की मात्रा बराबर हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? दोमट कहते हैं। दोमट कहते हैं, याद रखिए, दोमट कहिए या इसी को मटियार कहिए, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर ज्यादा है, मिट्टी में अगर जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे? भावर कहेंगे। भावर कहेंगे। तो ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है जलोढ़ मिट्टी के विषय में, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लाल है, काली है, जलोढ़ है या फिर लेटराइट है? तो इसमें आप लोगों को सी ऑप्शन सही करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए सभी लोग, जितने भी हमारे साथी हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझ करके चलना है, क्योंकि एग्जाम में यहां से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को एक एक करके इसको सही करने का कार्य करना है। ठीक है, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? देखिए, सर्वाधिक क्षेत्र की बातचीत की जा रही है। तो अभी पिछले ही प्रश्न के विश्लेषण में आपने सुना होगा, जब हमने उसकी व्याख्या की तो हमने बताया कि जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो इसकी अगर हम लोग बातचीत करें तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। अब यहां से अगर हम लोग समझें जलोढ़ मिट्टी के विषय में तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से जो जलोढ़ मिट्टी है वो शुरुआत हो जाती है दोस्तों, शुरुआत तो हो जाती है आपका कश्मीर से स्टार्ट हो जाता है, अर्थात सिंधु नदी से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है और सिंधु नदी से लेकर इधर इधर ब्रह्मपुत्र नदी तक समान रूप से इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये जो आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसी के अंतर्गत ये मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है और इस मिट्टी की जो औसत गहराई है वो लगभग 6000 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, 6000 मीटर है, इसको भी आप लोगों को समझना है। ठीक, अब यहाँ पर सिंधु और क्या कहते हैं, ये जो सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यहां से यहां तक जो पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है इसको हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला जो इसका डिवीजन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, इसको थोड़ा सा समझिए, इसको पहले समझिए। सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब व कश्मीर का मैदान, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कश्मीर व पंजाब का मैदान। अच्छा, दूसरे नंबर पर है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, इसको भी आपको समझना है। तीसरे नंबर की बातचीत करें तो गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, थोड़ा इसके विश्लेषण को समझिए। और इसके बाद फिर असम का मैदान, असम का मैदान। तो ये जो मैदान का विभाजन है इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विभाजन कहते हैं। क्षेत्रीय विभाजन कहेंगे, यानी क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत पंजाब व कश्मीर का मैदान है, राजस्थान का मैदान है, गंगा का मैदान है और असम का मैदान है। ठीक है, अब इसको आइए हम लोग पहले देखते हैं। अच्छा, दूसरा जो डिवीजन है उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। और इस ऊर्ध्वाधर विभाजन में आप देखेंगे तो पहले नंबर पे भाबर हो जाता है, भाबर हो जाता है, फिर तराई कहिए या इसी को कछारी कहिए, तराई कहिए या फिर कछारी कहिए, इसके बाद खादर हो गया, खादर हो गया और इसके बाद बांगर हो गया। ठीक है, ये कुल मिला के दो तरह का विभाजन है, एक क्षेत्रीय विभाजन है और दूसरा ऊर्ध्वाधर विभाजन है। अगर हम क्षेत्रीय विभाजन में पंजाब और कश्मीर मैदान की बातचीत करें तो देखिए, कश्मीर और पंजाब में समान रूप से आप देखेंगे तो विभिन्न नदियों का प्रवाह होता है, प्रवाह पाया जाता है और दो नदियों के बीच में जो मैदान होता है, समतल उपजाऊ मैदान होता है, उस समतल उपजाऊ मैदान को द्वाब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में यहां पर थोड़ा समझिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये अगर जो डायग्राम हम आपको बना रहे हैं इसमें से द्वाब क्षेत्रों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, द्वाब क्षेत्रों को समझना क्या होता है? आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो नदी है सिंधु नदी हो गई, सिंधु की देखिए ढेर सारी सहायक नदियां हैं, इस प्रकार से सहायक नदियां हो गई। ठीक है, यहां पर आपको समझना, ये हो गई सिंधु नदी, सिंधु हो गई, झेलम नदी हो गई, झेलम। इसी प्रकार से देखिए तीसरा है चेनाब नदी,
चेनाब नदी हो गई, रावी नदी हो गई, रावी के बाद ब्यास है और ब्यास के बाद सतलज नदी है। ये नदियां हैं। अब हम लोग बिल्कुल समराइज तरीके से इसको समझेंगे। सिंधु और झेलम के बीच में जो नदी द्वाब है उसे सिंधु सागर द्वाब कहते हैं। सिंधु सागर द्वाब कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा नदी द्वाब है तो उसे हम सिंधु सागर द्वाब कहेंगे। सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में जो नदी द्वाब है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे छाछ द्वाब कहेंगे। छाछ द्वाब कहेंगे। अच्छा, तीसरा है झेलम तथा चेनाब के बीच में, तो ये हो गया रेचना द्वाब। रेचना द्वाब हो गया। रावी और ब्यास के बीच में बारी द्वाब हो गया। बारी द्वाब हो गया दोस्तों। और ब्यास तथा सतलज के बीच में हो गया कौन सा? तो यहाँ पर आप समझेंगे ये हो गया विष्ट द्वाब। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि नदी द्वाब के विषय में आपसे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो नदियां दे देगा, फिर पूछ सकता है, या तो फिर उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ सकता है। जैसे भी पूछे आप सभी लोग इसको अच्छे से बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम राजस्थान मैदान की बातचीत करें, देखिए ये आपका जो डायग्राम है ये राजस्थान और गुजरात के विषय में इंगित करता है। गुजरात में ध्यान दीजिए, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक दोस्तों एक विशाल पर्वत श्रेणी स्थित है। इस विशाल पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली। क्या नाम है दोस्तों? अरावली श्रेणी नाम है। अरावली श्रेणी। अब अरावली के पूर्व की ओर अगर आप देखें, ये जो पूर्व की ओर है तो इसे कहते हैं पूर्वी राजस्थान मैदान। पूर्वी राजस्थान मैदान कहते हैं। और इधर वाला जो क्षेत्र है उसे थार मरुस्थल कहते हैं। थार मरुस्थल कहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों मैदान है, एक कम उपजाऊ है और दूसरा ज्यादा उपजाऊ है। तो पूर्वी जो राजस्थान मैदान है, देखिए इसकी लोकेशन कहां पर है? अरावली पर्वत से लेकर यमुना नदी के बीच में। इसके बीच में यमुना नदी के बीच में है, तो इसे क्या कहते हैं? अरावली के पूर्व में है, इसीलिए इसे पूर्वी राजस्थान मैदान के नाम से जानेंगे। यह मैदान विभिन्न नदियों के द्वारा बना हुआ है। चाहे आप देखें माही, माही हो गया, बनास हो गया दोस्तों, इसी प्रकार चंबल हो गया। ये तमाम ऐसी नदियां हैं जिनके द्वारा ये मैदान बना हुआ है और ये अत्यधिक उपजाऊ है। ठीक। दूसरा, अगर हम अरावली के पश्चिमी वाले भाग की बातचीत करें तो ये है आपका थार मरुस्थल, जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के मैदान के क्षेत्र की अपेक्षा बहुत ही कम उपजाऊ है, बहुत ही कम उपजाऊ है दोस्तों। तो ये पूरी तरह से सिंचाई पर आधारित होता है। इसीलिए आप जानते हैं कि ये इधर पश्चिम, इधर आपका हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण नहर निकाला गया है और इस नहर का नाम है राजस्थान नहर। शुरुआत में इसका राजस्थान नहर के नाम से जाना गया। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि इसे इंदिरा गांधी जी के नाम से जाना गया, तो इंदिरा गांधी नहर नाम आप कह सकते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के गंगानगर, ध्यान दीजिए, राजस्थान के गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे तमाम ऐसे जिलों में सिंचाई का माध्यम बनी हुई है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो ये आपका रहा पूर्वी राजस्थान का मैदान। अच्छा, इसके बाद गंगा के मैदान की जब बातचीत करते हैं तो गंगा का जो मैदान है इसका अगर विश्लेषण करें, गंगा का जो मैदान है ये तीन प्रकार से बांटा गया है, तीन उपविभाजन है इसमें। एक है उच्च गंगा का मैदान, एक है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। अगर उच्च गंगा के मैदान के विषय में बातचीत करें तो इसमें रोहेलखंड का मैदान आता है, रोहेलखंड का मैदान आता है, अवध का मैदान आता है। ध्यान दीजिएगा, रोहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। मध्य में अगर हम बातचीत करें तो पूर्वांचल का मैदान आता है, सारण का मैदान है, सारण का मैदान है, मिथिला का मैदान है और मगध का मैदान है। ये कहीं ना कहीं मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आता है। और निम्न गंगा मैदान के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं डेल्टा मैदान, इसको हम लोग इसमें रखते हैं। तो ये गंगा मैदान की बातचीत हो गई। बाकी असम जो मैदान है वो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो मैदान है उसी को हम ब्रह्मपुत्र मैदान या फिर असम मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथे के लिए कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका उत्तर आप लोग जलोढ़ करिएगा। और जलोढ़ के विषय में जो क्षेत्रीय विभाजन है उसके विषय में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है,
क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए, अवरोही क्रम पूछ रहा है भारत में क्षेत्रफल के आधार पर। इसमें पहले ऑप्शन में जलोढ़ दिया है, काली दिया है, लाल दिया है और लेटराइट दिया है। दूसरा है जलोढ़ है, लाल है, काली है, लेटराइट है। लाल, जलोढ़, काली, लेटराइट, इसी प्रकार काली, जलोढ़, लाल और लेटराइट। यहां से आपको समझना है कि बढ़ते से घटते क्रम की ओर हम लोगों को समान रूप से चलना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जलोढ़ हो जाएगा, इसके बाद काली दिया है, लाल दिया, लेटराइट। तो इसमें तो मामला गलत हो गया, क्योंकि अगर लाल को अगर हम पहले रखते तो ज्यादा उचित होता। तो जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, आप सभी लोग बी ऑप्शन को यहाँ पर चुनेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिट्टी के विषय में समझिए शुरुआती चीजें। पहली बात तो यह है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी की परिभाषा क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मिट्टी होती है, मृदा जो होती है, ये संस्कृत भाषा के मृतिका शब्द से बनी है। इसको हम लैटिन भाषा में एक तरफ देखते हैं, दूसरा इसको ग्रीक भाषा में भी देखते हैं। लैटिन भाषा में इसे शोलम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं? शोलम कहते हैं। और ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते हैं? पेडो कहते हैं, पेडो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पेडो कहते हैं। तो मृदा के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है। अगर इसमें हम लॉजी जोड़ दें तो पेडोलॉजी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पेडोलॉजी कहेंगे द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट द सॉइल, दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी, है ना। अब प्रश्न यहां से आता है कि फादर ऑफ पेडोलॉजी किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ पेडोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो रूस के एक महान मृदा वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनका नाम है व्लादिमीर डकाचेव। व्लादिमीर डकाचेव नाम है, डकाचेव नाम है दोस्तों। इन्हें फादर ऑफ पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो मिट्टी हम किसे कहते हैं? तो जो सॉइल होती है, सॉइल इज द माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द रॉक्स, है ना, माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द रॉक्स होती है। इसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और उसी के कारण आप देखते हैं कि मिट्टी हमारे लिए उपयोगी हो जाती है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का एक तरह से नेचुरल हैबिटेट भी प्रदान होता है, प्रोडक्शन भी होता है। मिट्टी से हम खिलौने, घर और ईंट जैसी चीजों का निर्माण करते हैं, है ना। मिट्टी एक अनवकरणीय संसाधन है। अनवकरणीय संसाधन इसलिए क्योंकि मिट्टी तुरंत नहीं बन जाती, मिट्टी के बनने में एक लंबा समय लगता है, एक लंबी समय अवधि लगती है। इसलिए मृदा अगर एक बार खराब हो गई, प्रदूषित हो गई, तो पुनः उसी स्वरूप में लाने में वक्त लगता है। इसीलिए मिट्टी को हम अनवकरणीय संसाधन के रूप में मानते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में इसको हम मानते हैं। तो ये मिट्टी के विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। एक शब्द और पूछा जाता है, पेडोजेनेसिस किसे कहा जाता है? पेडोजेनेसिस, देखिए जो टर्मिनोलॉजी है छोटे छोटे शब्दों की, इसको भी समझना है। हमने अभी कहा कि ग्रीक भाषा में मृदा को पेडो कहा जाता है, और द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी अबाउट द सॉइल, दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। यानी मृदा का जो मृदा का वैज्ञानिकी और क्रमबद्ध अध्ययन है, उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि पेडोजेनेसिस क्या है? तो पेडोजेनेसिस तो सबसे पहली बात एक ग्रीक वर्ड है और दो शब्दों से मिलकर बना। एक पेडो है, पेडो का मतलब होता है सॉइल, और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, है ना, बर्थ हो गया। इसका मतलब यह है कि मिट्टी के जन्म को या फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल को मिट्टी हम क्या कहते हैं? मृदा जनन कहते हैं, या फिर पेडो जेनेसिस कहते हैं। तो कुल मिला के ये चीजें रही। फिलहाल इसका जो सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जलवायु एवं संरचना की विविधता है, संरचना एवं उच्चावच की विविधता है, जलवायु एवं उच्चावच की विविधता है, जलवायु, संरचना तथा उच्चावच की विविधता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप सभी लोग ये चीज समझ सकते हैं कि भारत की जो टोपोग्राफी है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें एक ही प्रकार की चीजें नहीं पाई जाती, है ना। अगर आप देखेंगे तो भारत में लगभग, पर्वतों की बातचीत करें, बड़े बड़े पर्वतों की बातचीत करें तो लगभग 12% पर्वतों का विस्तार है। पहाड़ियों की बातचीत करें तो पहाड़ियों में आप देखेंगे लगभग 18% इनका विस्तार है। पठारों की बातचीत करें तो पठार देखिए कितना हो गया, 28% हो गया। बाकी जो मैदान है ना, मैदान में आप देखेंगे तो ये लगभग 43% हो गया।
तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो भारत की जो टोपोग्राफी कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, मिट्टी में जलवायु का असर पड़ता है, अर्थात इसमें तापमान है, आर्द्रता है, शुष्कता है, वर्षा है ना, ये सब चीजें जो है क्लाइमेटिक कंडीशन वाली चीजें हैं। फिर दूसरे नंबर पे संरचना, भारत की जो संरचना है आप सभी लोग जानते हैं कि अगर भारत के हम तटीय क्षेत्रों में जाते हैं तो हमें डेल्टा सॉइल मिलती है। भारत के हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है, यानी दैट एरिया विच इज ऑलवेज रिसीव हाई रेनफॉल। तो हाई रेनफॉल को जो रिसीव करता है उसमें वेस्टर्न घाट को आपने नाम सुना होगा। तो वहां की जो संरचना है, वहां के जो उच्चावच अलग तरीके के हैं, तो वहां लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसलिए इसका सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? डी ऑप्शन को सभी लोग सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें का जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता है, तो भारत में इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों का जो कहीं ना कहीं महत्व है, प्रश्नों का जो सामान्य स्तर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तो देखिए, तटीय मैदान की बातचीत हो रही है। दूसरा है उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन सी पाई जाती है? तो क्या जलोढ़ है, शुष्क मृदा है, काली मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है? ठीक है, इन चारों मिट्टी की अगर हम लोकेशन को समझें, चारों मिट्टी की लोकेशन को अगर हम लोग समझ लें तो हम बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं कि आखिर उत्तर भारत में और तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी, है ना। अकॉर्डिंग टू ICAR, मैंने बताया ना, अकॉर्डिंग टू ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब इन 4 प्रकार की मिट्टी को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जलोढ़ की बातचीत करते हैं। देखिए, ये जो रहा पूरा हिमालय वाली मिट्टी हो गई, इसे तो यहाँ से आपको हटाना ही हटाना है। अब दूसरी जो मिट्टी है, देखिए इसमें ये जो मिट्टी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो मिट्टी है इसी को कहते हैं जलोढ़, इसी को कहते हैं जलोढ़। और ये आपकी हो गई, इसे कहते हैं एरिड कह दीजिए, शुष्क कह दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना शुष्क। काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये पूरी जो क्षेत्र है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। बाकी बचा हुआ लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी, ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है लाल मिट्टी, और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत का जो मैदान है और जो तटीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी होती है। यहाँ पर आप लोगों को ए ऑप्शन को सही करना है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ की देखिए बातचीत की जा रही है, न्यू एलुवियल की बातचीत की जा रही है। आखिर ये न्यू एलुवियल का मामला क्या है? इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें 3 प्रश्नों को सही करना है। नवीन जलोढ़ होगा, पुरानी जलोढ़ होगा, दोमट की बातचीत होगी, कछारी की बातचीत होगी, इसी प्रकार से भाबर की बातचीत होगी। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं विजुअलाइज करके, इसको डायग्राम के माध्यम से। जैसे दोस्तों ये कोई पहाड़ हो गया, है ना, इस पहाड़ से जब कोई नदी निकलती होगी तो नदियां अपने साथ ढेर सारे कंकड़ पत्थरों को ला करके कहीं ना कहीं ढलान क्षेत्रों में इकट्ठा कर देती होंगी। तो जब ढलान क्षेत्रों में इकट्ठा, अर्थात बहुत ज्यादा समतल भी नहीं है और बहुत ज्यादा ढाल भी नहीं, इसका मतलब ये पर्वत के सहारे जो फैला समतल क्षेत्र होता है कतरीला पथरीला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भाबर कहते हैं, भाबर कहते हैं, इस बात को याद रखना है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर बातचीत करें, यही जो पेबल्स होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, ये और माइक्रो मालिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं, छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाते हैं। तो जब छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाते हैं दोस्तों, तो ये जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं या फिर कछारी कहते हैं। कछारी का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी हमेशा भरा रहे या पानी के कारण मिट्टी जो है हमेशा नमी को धारण किए रहे, ऐसी मिट्टी को हम तराई कहें या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? कछारी कह सकते हैं।
कछारी कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि तराई वाली मिट्टी में छोटे छोटे कंकड़ हो गए और चीका हो गई, चीका हो गई। अब दोनों अगर मान लीजिए बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं तो इस मिट्टी को हम मटियार कहते हैं। क्या कहते हैं? मटियार कहते हैं, या फिर इसी को आप लोग दोमट भी कह सकते हो। ध्यान दीजिएगा, दोमट कह सकते हो। अब इसके बाद नदी के तुरंत बाद, यानी नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी के आसपास जो नया जलोढ़ होता है, नया जलोढ़ जो होगा, उस नए जलोढ़ को हम क्या कहेंगे? तो नए जलोढ़ को यहाँ पर हम खादर कहेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, खादर दिया है। बांगर क्या होगा? बांगर पुराना जलोढ़ होगा। हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन फिर से आ जाए। पुराना जलोढ़ क्या होगा? तो ये आपका बांगर होगा। अच्छा, इसमें कल्लर दिया है। कल्लर क्या है? तो कल्लर एक प्रकार की सैलाइन सॉइल है। सैलाइन मतलब है नमकीन या खारी मृदा। रेगड़ की बातचीत की जा रही है। रेगड़ क्या है? तो रेगड़ काली मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं, या फिर लावा मिट्टी, इसी को हम बैसाल्ट सॉइल भी कहते हैं। देखिए ढेर सारे नाम हैं। तो इसमें जो चार ऑप्शन, उन चार ऑप्शन में आप लोग अगर विचार करें तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, अभी आपसे पूछा गया नया जलोढ़, अब आपका सामने आ गया पुरानी जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ के लिए भैया कौन सा सही करोगे? सभी लोग बताइए, क्या खादर होगा, बांगर होगा, कल्लर होगा, या फिर रेगड़ होगा? तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन को सही करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? भारत के उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है वो कैसे बनी है? बताइए। तलावचन से, इसी तरह तलोचन से, या स्वास्थानी अपचयन द्वारा, अपर्दन द्वारा। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। देखिए ये कहा जाता है कि भारत शुरुआत से ही, अगर शुरू में भारत के विषय में बातचीत करें तो भारत की जो आकृति थी कुछ इस प्रकार से थी। ठीक, अर्थात हिमालय पहले भारत का अभिन्न अंग नहीं रहता था। यहां पर दो प्लेटें, एक है भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट जिसे कहते हैं, और दूसरा हो गया तिब्बत प्लेट, तिब्बत प्लेट। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे प्लेट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार की प्लेटें पाई जाती है। बड़ी जो प्लेटें हैं उसमें एक स्थली प्लेट है, स्थली प्लेट है, और दूसरा कौन सा? जली प्लेट है। तो प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्लेट शब्द का प्रयोग कनाडा के महान भूगोलवेत्ता विल्सन ने किया था। इनका पूरा नाम था टूजो विल्सन। टूजो विल्सन साहब ने प्लेट शब्द का संबोधन किया था। अब प्लेटें आपस में खिसकती हैं, अर्थात प्लेटें आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे से टकराती हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक जो शब्द का प्रयोग है वो हैरी हेस के द्वारा किया गया था। हैरी हेस, अर्थात द मूवमेंट बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक की जो डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, द मूवमेंट बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक, इसको किसने किया? हैरी हेस ने कहा। अब यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक शब्द की बातचीत होती है, एक होता है शब्द, एक होता है परिभाषा। तो शब्द का प्रयोग किया था मोर्गन, मोर्गन महोदय के द्वारा किया गया था। मोर्गन महोदय साहब कहते हैं कि जो भारतीय प्लेट है उसमें भारतीय प्लेट तिब्बत प्लेट से जाके टकराई, तो बीच में जो ये सागर है ना, टेथिस सागर, टेथिस सागर है, इसका क्या हुआ? धीरे धीरे उत्थान हुआ। तो टेथिस सागर के उत्थान से हिमालय बन गया भाई, हिमालय बन गया। अभी भी बात पूरी नहीं हुई। उत्तरी भारत के मैदान में जो मृदा पाई जाती है वो किसके द्वारा बनी? तो जब इधर देखिए हिमालय बन गया, और प्रायद्वीपीय भारत में पहले से ही विंध्याचल है, विंध्याचल हिमालय से पुराना पहाड़ है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इधर हो गया हिमालय और इधर हो गया विंध्याचल, और बीच में देखिए धीरे धीरे करके मैदान बनता गया, क्योंकि इधर से भी नदियां आएंगी तो अपने साथ चीजों को लाएंगी, अवसादों को लाएंगी, और इधर से भी जो नदियां आएंगी वो भी अवसादों को लाएंगी। तो धीरे धीरे करके ये जो क्षेत्र है गहरा वाला, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हो गया।
इस जलोढ़ मिट्टी के विषय में कहें तो ये जो उत्तर भारत का मैदान है लगभग 6000 मीटर गहरा है। 6000 मीटर का मतलब 6 किलोमीटर गहरा है। इसी प्रकार से लगभग 3200 किलोमीटर लंबाई का है। 3200 किलोमीटर लंबाई का है और 250 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर चौड़ाई का है। ठीक, तो तला वचन से तलोच्चन से स्वस्थाने अपचय द्वारा अपर्दन, तो अपर्दन को तो सबसे पहले आप हटाइए। इसमें सही कौन सा होगा तो आप देखेंगे सी ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है। यानी जलोढ़ मिट्टी कितना सतह के नीचे तक पाई जाती है, इसके विषय में आपसे पूछा जा रहा है। 600 मीटर, 6000 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर। आप सोचिए, यानी गंगा का जो मैदान है, जैसे उत्तर भारत का मैदान कहते हैं, यह मैदान समान रूप से कितनी गहराई तक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने इसके संबंध में व्याख्या कर दी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन को आपको राइट करना है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे पुरानी कछारी की बातचीत हो रही है। बांगर कहेंगे, खादर कहेंगे, कल्लर कहेंगे, रेगड़ कहेंगे। देखिए रेगड़ को आप समझिए लावा मिट्टी है, इसका जलोढ़ से कोई लेना देना नहीं है। कल्लर की बातचीत करें, कल्लर एक तरह की सैलाइन सॉइल है, सैलाइन। तो यहाँ पर देखिए बांगर को सही करना है, ए ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। खादर नया हो जाएगा और पुराना जो हो जाएगा वो आपका बांगर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? देखिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता किस मिट्टी के लिए होती है? क्या काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ है, लैटराइट? देखिए मैं आपको बता दूं, जलोढ़ मिट्टी में तो आप सभी लोग जानते हैं ढेर सारा फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की व्यापक रूप से कमी पाई जाती है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब किसान अनाज बोते हैं, खेतों में जो है कहीं ना कहीं अनाजों को रखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, यानी पीके का प्रयोग करते हैं, तो जलोढ़ तो होगा नहीं। ये मिट्टी है काली मिट्टी। ध्यान दीजिए, काली जो मिट्टी है इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि सेल्फ प्लॉविंग सॉइल। इसमें इतनी कम मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। इसमें पहले से ही टिटैनिक फेरस ऑक्साइड पाई जाती है, इसमें लौहांश की मात्रा भी पर्याप्त होती है, तो उर्वरक की आवश्यकता कम होती है, न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को सही करिए। ठीक है, ए ऑप्शन। काली मिट्टी के विषय में थोड़ा सा बातचीत करें। काली मिट्टी को सेल्फ प्लॉविंग सॉइल भी कहते हैं। सेल्फ प्लॉविंग का मतलब होता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसको रेगड़ सॉइल भी कहते हैं। इसी को कॉमर्शियल सॉइल भी कहते हैं, कॉमर्शियल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, लावा मृदा भी कहते हैं, लावा मृदा भी कहते हैं। बेसाल्ट मृदा भी कहते हैं, बेसाल्ट मृदा कहते हैं। और इसमें टिटैनी फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो गहरा रंग होने के कारण, गहरा गहरा काला रंग होने के कारण इस मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन को सभी लोग सही करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी। देखिए पुरानी कछारी मिट्टी, सीधी सी बात है, इसमें आपको बांगर लगाना है। बांगर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? देखिए समस्त प्रतिशत, अब इसमें 4 ही प्रतिशत दिए हुए हैं। 20% दिया है, 24 दिया है, 29% दिया है, 33% दिया है। तो मैं तो कहता हूं कि भारत में जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो सबसे ज्यादा है, ये हम आपको बताते चले आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन आप सभी लोग सही कर दीजिए। डी ऑप्शन को सभी लोग राइट कर दीजिए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है, यानी बालू के जो कण है, सैंड मॉलिक्यूल है,
और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया गया है? रेह कहा जाता है, कल्लर कहा जाता है, रेगुड़ कहा जाता है, दोमट कहा जाता है। सोचिए, सोचिए जरा दोस्तों। कल्लर तो मैंने बताया एक अलग प्रकार की मिट्टी है। रेगुड़ की बातचीत करें तो ये काली मिट्टी का एक रूप है ना? तो इसलिए रे हो गया, कल्लर हो गया, दोनों सैलाइन सॉइल है। सैलाइन का मतलब लवड़ी मृदा। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये लवड़ी मृदा होती क्या है। ठीक है, देखिए, ऐसी मृदा जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि अम्लीय और क्षारीय गुण विद्यमान हो, ऐसी मिट्टी जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय गुणधर्म विद्यमान हो, उसको हम लोग नमकीन मिट्टी या फिर लवड़ी मिट्टी कहते हैं, सैलाइन सॉइल कहते हैं। अब इसमें पीएच मान की बातचीत करें, यदि पीएच मान 7 से, किससे, 7 से कम हो, या फिर पीएच मान 7 से अधिक हो, या फिर पीएच मान 7 को, या फिर पीएच मान, याद रखिएगा, 6 से 7.5 के बीच में हो, तो अब आप समझिए, यदि पीएच मान 7 से कम है तो मिट्टी क्या होगी? अम्लीय होगी, अम्लीय होगी दोस्तों। ठीक है, और यदि मृदा का पीएच मान 7 से अधिक है, मृदा का पीएच मान 7 से अधिक है, तो ये क्या होगा? क्षारीय होगी। ठीक, मृदा का पीएच मान सिर्फ 7 है तो इसे हम उदासीन मिट्टी कहेंगे, उदासीन मिट्टी कहेंगे। और यदि मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में है तो इसे हम स्वस्थ मृदा का नाम देंगे, स्वस्थ मृदा, है ना? आजकल तो आप सभी लोग जानते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना है भैया, सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना पूरे देश में लागू है। कोई भी देश का किसान अपनी मिट्टी के हेल्थ के विषय में जानकारी ले सकता है ना? तो ये देखिए पीएच मान से संबंधित चीजें हैं। अब मान लीजिए कि मृदा में अम्लीयता की मात्रा ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है, तो एसिडिटी कम करने के लिए किसानों को कहा जाता है कि आप चूने का पाउडर, यानी जो आपका लाइम पाउडर है, चूने का पाउडर है, उसका छिड़काव कीजिए। यदि मृदा में पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगी, क्षारीयता को कम करने के लिए इसमें जिप्सम पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। जिप्सम पाउडर, कभी कभी एग्जाम में यही आ जाता है कि अम्लीयता को कम करने के लिए, मृदा से अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो चूना पाउडर का। और क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो जिप्सम पाउडर का। ठीक है, तो ये बात करिए। इसमें फिलहाल जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग अगले पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी, ठीक है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? देखिए, जब दरारी उद्भेदन की बातचीत होती है इसका मतलब यह है कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। बताइए, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसमें से कौन सी मिट्टी बनी हुई है? लैटराइट है, काली मिट्टी है, क्षारीय है, या फिर बलुई है? सोचिए, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। देखिए, ज्वालामुखी जो होता है वो हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और कहीं ना कहीं आपदा जनित भी होता है। जब इसमें से आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा लावा बनकर बाहर निकलता है, तो अगर ये बहुत ज्यादा चिपचिपा है, बहुत ज्यादा चिपचिपा है, तो इसमें जो बहने का प्रभाव होगा वो कम होगा, और अगर पतला है तो बहुत ज्यादा बहेगा। तो जब बहेगा तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तारित हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? बेसाल्ट के। ये जो बेसाल्ट है आगे चल के लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। टिटैनिक फेरस ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसका रंग काला होता है, इसीलिए इसे काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि ज्वालामुखी हमारे लिए फायदेमंद है। लोग फिर क्यों कहते हैं कि ये आपदा है? आपदा के रूप में इसको क्यों देखते हैं? आपदा के रूप में इसलिए देखते हैं साथियों, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से उस स्थान पर भूकंप आ सकता है। उस स्थान पर आप सभी लोग जानते हैं ज्वालामुखी तो फटने से भूकंप तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा भी आप जानते हैं वनाग्नि हो सकता है, अर्थात जंगलों में आग लग सकती है। महासागरों में फटता है तो सुनामी आ जाता है। इसलिए आपदा जो है कहीं ना कहीं इसको हम लोग आपदा की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए, भारत सरकार 2005 में एक कानून लाई थी। उस कानून का नाम था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। यही था ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमए। एनडीएमए का नाम सुने होंगे दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट।
ये 2005 में पूरे देश में इसको लागू किया गया। जब लागू किया गया तो इसको त्रिस्तरीय लागू किया गया। एक आपका है, देखिए दोस्तों, एनडीएमए, दूसरा है एसडीएमए, तीसरा है डीडीएमए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एनडीएमए जो होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। अगर मान लीजिए कि आपदा थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर की है, भाई राष्ट्रीय स्तर का मतलब यह है कि पूरे देश को हिला करके रख दिया, तो इसलिए इसके जो मुखिया होंगे ना, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। यानी एनडीएमए के जो चीफ होंगे, हेड होंगे, वो कौन होंगे? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। एसडीएमए के मुखिया देखिए संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। और डीडीएमए में क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ये कानून आपसे पूछा जा सकता है। एनडीएमए एक्ट कब लागू हुआ, कब इंप्लीमेंट हुआ देश में? तो 2005 में। इसके 3 स्तर, एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए। देखिए इसके लिए एक रिस्पांस फोर्स भी होती है जिसे एनडीआरएफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एनडीआरएफ कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एसडीआरएफ का भी नाम सुने होंगे, है ना, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यानी कहीं पर भी आपदा आती है तो ये जो टीमें होती हैं पूरी तरह से सजग हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सही कौन सा जवाब होगा, तो यहां पर भी ऑप्शन को आप लोग सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए अगर प्रायद्वीपीय शब्द को हटा दिया जाए तो जलोढ़ हो जाएगी, तब जाके जलोढ़ होगी। तो यहां से जलोढ़ को पहले हटाइए, प्रायद्वीपीय भारत की बात पूछ रहा है बात। तो प्रायद्वीपीय भारत में देखिए लाल मिट्टी, वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़, इसके बाद लाल मिट्टी, फिर इसके बाद काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, ऐसा होता है इसमें। तो यहां पर सही कौन सा होगा? सी ऑप्शन को सही करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है दोस्तों? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए आप सभी लोगों को बताना है कौन सी मिट्टी को कॉटन सॉइल कहते हैं। कॉटन सॉइल देखिए काली मिट्टी को कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, ए ऑप्शन को दोस्तों सही करना है। इसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म गलित चट्टानें मैग्मा के रूप में जब पृथ्वी की सतह में आ जाती, ऊपर आ जाता है, तो उसी को लावा कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आंतरिक चट्टानों की गर्म गलित अवस्था लावा होती है जब वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाता है। ठीक, तो अब आप बताइए, लाल मिट्टी बनती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट। देखिए इसमें से 2 मिट्टी को पहले आप हटा दीजिए, अब लाल और काली में पूरा ट्राई करिए। तो देखिए काली मिट्टी इसका इसलिए सही जवाब है क्योंकि काली मिट्टी ही इस प्रकार की क्रिया से बनती है। हालांकि टिटैनी फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति जो होती है, आगे चल के वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं काली मिट्टी का जो मेटामॉर्फ रूप होता है, रूपांतरित स्वरूप होता है, वही लाल होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लावा मिट्टी के नाम से बी ऑप्शन को जाना जाए, और इसका जो रूपांतरित स्वरूप है वो आपका लाल मिट्टी होता है। लाल मिट्टी के विषय में दोस्तों कहा जाता है कि अगर इसको नमी मिल गई, अगर इसको पानी मिल गया, तो इसके जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है स्वतः सतह पर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लीचिंग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? लीचिंग कहते हैं। जैसे अरब के देशों में आप देखते हैं पानी की बड़ी कमी होती, किल्लत होती है, तो वहां पर मशीनरी का प्रयोग करके ज्यादातर ऑयल को निकाला जाता है, पेट्रोलियम को निकाला जाता है। लेकिन जैसे अमेरिका है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में असम वगैरह हो गया, असम में डिब्रूगढ़ है, मार्गरीटा है, सुरमा घाटी है ना, ये तमाम क्षेत्र है जहां पर पानी की कोई कमी नहीं। तो पानी को इंजेक्ट करके भी जो है पेट्रोलियम को आसानी के साथ ऊपर लिया जाता है, फिर इसको प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लीचिंग कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, और आप सभी लोगों को यह भी क्लियर होना चाहिए कि एसएससी जो जीडी की क्लासेस हैं हमारे संस्थान में अनवरत रूप से ऑफलाइन मोड में पूरी तरह से चल रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के यहाँ पर पढ़िए अच्छे से और अपने सपनों को साकार करिए। जय हिंद।